Hello everyone, welcome on this YouTube channel. So we will start our practice session on cell cycle and cell division. Let's start with our first question. Nuclear DNA replicate in the dash phase. बिकॉज ये जो सेशन है ये सेल साइकिल और रेप्लिकेशन से है. सो ऑफ कोर्स सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो किस फेज के अंदर रेप्लिकेट करता है. ठीक है, आपको पता है सेल साइकिल के अंदर अगर हमारा सेल माइटोसिस के लिए जा रहा है तो हमारी सेल साइकिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा इंटरफेज और माइटोफेज, दो फेजेस होंगे साइकिल के अंदर. इंटरफेज के अंदर आगे फर्दर और हमारी फेजेस होती हैं जिसमें आप G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ते हो. ठीक है, तो हमारी इन तीनों फेज में से कौन सी वो फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है. न्यूक्लियर डीएनए की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है एस फेज. एस फेज को ही हम लोग सिंथेटिक फेज भी कहते हैं. सिंथेटिक फेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के अंदर सिंथेसिस होता है. आपने ध्यान रखना है जो एस फेज होती है उसमें सिंथेसिस किसका होगा? उसमें एक तो हमारा जो न्यूक्लियर डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होगा, प्लस में हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, उस सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होगा, यानी कि उसकी भी कॉपी बनेगी. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल या हम कह सकते हैं सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन होगा. ऑफ कोर्स अगर हम लोग एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो, क्योंकि प्लांट सेल के पास हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते तो ऑफ कोर्स वहां पर ऐसा कोई डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा. Next question is dash form is a form of cell division which result in the creation of gametes or sex cells. So obviously बात है हमारी जो cells होती हैं वो दो तरीके का डिवीजन परफॉर्म करती है, माइटोसिस और मियोसिस. अगर मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो ये मोस्टली हमारी जर्म सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा. जर्म सेल्स में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपको पता है जर्म सेल्स की प्लॉइडी होती है डिप्लॉइड, लेकिन हमें आगे बनाने हैं गैमीट्स, और जब गैमेट्स बनाने होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं हैप्लॉइड सेल. गैमेट्स होती क्या है? हमारी हैप्लॉइड सेल होती है. तो टू रिड्यूस द प्लॉइडी हमें एक रिडक्शनल डिवीजन चाहिए होता है. और आपको पता है कि जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो माइटोसिस हमारा एक इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसी वजह से इसमें आगे जाके सेल की प्लॉइडी डिक्रीज नहीं होती, लेकिन मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है. इसलिए आपकी बॉडी की जो जर्म सेल्स होती है गैमेट की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस के लिए जाती है. ठीक है, मियोसिस के अंदर प्लॉइडी रिड्यूस होती है, माइटोसिस में प्लॉइडी हमारी रिटेन रहती है, मेंटेन रहती है. इसलिए आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल होती है, सोमैटिक सेल और होती है हमारी जर्म सेल. जो सोमैटिक सेल होती हैं वो हमेशा हमारा किसके लिए जाएंगी? माइटोसिस के लिए जाएगी. अगर हम एनिमल की बात करें, ह्यूमन की बात करें तो जर्म सेल्स हैं वो हमारा मियोसिस के लिए जाएगी. ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं नेचर के अंदर, तो हमारी कुछ सोमैटिक सेल्स भी हैं जो माइटोसिस के लिए मियोसिस के लिए जाती हैं. जैसे आप हनी बी में भी देखोगे, हनी बी के अंदर हैप्लॉइड ड्रोन भी फॉर्म होते हैं हमारे. ठीक है, उसी तरीके की डिवीजन से वो हमारे एक्सेप्शन है. Next question is dash is the number of DNA in the chromosome at the G2 stage of the cell cycle. कि G2 stage के ऊपर सेल साइकिल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रहता है. देखिए, जब आपका सेल साइकिल स्टार्ट होता है तो हमें पता है कि सेल साइकिल के अंदर हमारी कौन सी फेज होती है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज और हमारा M फेज. ठीक है, ये हमारे पास फेजेस होती हैं. G1 फेज के अंदर क्रोमोसोम होता है हमारा 2C 2N, डिप्लॉइडी हमारी वहीं पे रहती है. देन आगे आप देखोगे एस फेज के अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाता है, तो प्लॉइडी तो हमारी 2N ही रहती है, बट यहाँ पर क्रोमोसोम का कंटेंट हमारा 4C हो जाता है. ठीक है, G2 के अंदर भी क्या है? 4C ही रहेगा, लेकिन M फेज के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? आगे जाके हमारी सेल बन जाएंगी, डॉटर सेल बन जाएंगी. तो इन्होंने पूछा डैश इज द नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम एट द G2 स्टेज ऑफ सेल साइकिल. डीएनए इन द क्रोमोसोम पूछा है यहाँ पर, और G2 स्टेज के ऊपर कि डैश इज द नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम्स. ओके, सो हमारा 2N ही रहेगा. नंबर ऑफ डीएनए तो हमारा 2N ही रहता है, बट उसका कॉपी, क्रोमोसोम का कॉपी कितना हो जाता है? 4C रह जाता है. ठीक है, तो ये हमारा इससे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज विच सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मियोसिस एंड मियोसिस 2. कौन सी वो स्टेज होती है जो आपका कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में? आपको पता है कि जो
मियोसिस है उसके अंदर आगे दो फेज होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 जिसे एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है एंड मियोसिस 2 जिसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इट इज सिमिलर टू योर माइटोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के बाद हमें कितनी डॉटर सेल्स मिलती है? हमें 4 डॉटर सेल मिलेगी। हमसे पूछा गया है कि कौन सी यहाँ पर स्टेज है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करती है। तो ऑब्वियसली बात है दो डिवीजन के बीच का जो हमारा है वो होगा हमारा इंटरकाइनेसिस। ठीक है, वो हमारे लिए कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा इन बिटवीन दीज 2 स्टेजेस। इंटरकाइनेसिस। Yes. Next question is, एक सेकेंड गाइज। यस, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज आप उसे रीड आउट कीजिए। द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज, आपसे पूछा गया कि लॉन्गेस्ट स्टेज सेल साइकिल के अंदर कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट स्टेज आपको पता है, ऑल्दो हमारा जो लॉन्गेस्ट स्टेज देखो मेटाफेज हमारा शॉर्टन होता है ना, फिर स्टॉर्टन होता है। सबसे लॉन्गेस्ट हमारा इंटरफेज है। और अगर आपसे मियोसिस के कंटेक्स्ट में पूछा जाए कि मियोसिस की कौन सी लॉन्गेस्ट फेज है, तो आप वहां पे आंसर दोगे डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्यों? क्योंकि डिप्लोटीन हमारी वो स्टेज है जिस पर हमारी बॉडी की कुछ सेल्स जो होती हैं बहुत ही लॉन्गर टाइम पीरियड तक वहां पर रहती है, रिसाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डैश स्टेट इंप्लाइज द एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल, यानी कि जब आपका सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है तो इसमें कौन सी स्टेज है हमारी? Yes, so dash is considered as the exit cell from cell cycle। तो आप देखो जब सेल साइकिल पढ़ते हो तो हमने इतना तो पढ़ लिया, अगर हमारा सेल कंटिन्यूसली सेल साइकिल के अंदर है तो हमारे पास G1 फेज होगा, G1 फेज के बाद S फेज होगा, G2 फेज होगा, M फेज होगा। लेकिन समटाइम क्या होता है, हमारा सेल इससे एग्जिट कर जाता है, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं जी नोड फेज। जी नोड फेज या क्यूसेंट फेज उसको बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी बॉडी की जो हार्ट सेल होती है वो परमानेंट क्यूसेंट स्टेज पर रहती है। आपकी बॉडी की जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि नर्व सेल्स जो होती हैं वो भी हमारी क्या है, क्यूसेंट स्टेज पर रहती हैं। ठीक है, क्यूसेंट स्टेज भी डिपेंड करता है हमारी सेल साइकिल के अंदर कि परमानेंट क्यूसेंट है या टेम्परेरी क्यूसेंट है। जैसे हार्ट सेल के लिए वो परमानेंट क्यूसेंट है, हमारी हार्ट सेल के अंदर हमें डिवीजन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी नोड स्टेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ। तो यहाँ पर पेयरिंग किसकी होगी? साइनेप्सिस आप किसको डिफाइन कर सकते हो? सो आप इन क्वेश्चन को प्लीज रीड आउट करें और इन क्वेश्चन का आंसर खुद भी देने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि भैया आपका मतलब कितना आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आता है। ठीक है, तो साइनेप्सिस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइटोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन। माइटोसिस यानी कि हम लोग इक्वेशनल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशनल डिवीजन देखो, आपको पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल है, हेप्लॉइड इंडिविजुअल है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल है। किसी भी प्लॉइडी का इंडिविजुअल हो आपको उसके अंदर माइटोसिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। Next question, the spindle apparatus is formed during the dash phase of mitosis। spindle apparatus आपकी किस phase of mitosis के अंदर form होते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है हमारा स्पिंडल एपरेटस इज फॉर्म ड्यूरिंग द फेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज के अंदर। ठीक है, आप देखोगे कि जो हमने कहा था कि भैया एस फेज के अंदर दो डिवीजन होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रहा है, एक साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, साइटोसोल के अंदर हमारे सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये जो सेंट्रियोल है ना, इन्हीं से आगे जाके हमारे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। और ये कब बनेंगे? आपके मेटाफेज के अंदर। और मेटाफेज के अंदर आपकी इक्वेटोरियल प्लेट भी देखने को मिलते हैं। और मेटाफेज ही हमारी वो फेज होती है जहां पर आपको क्रोमोसोम का एक अच्छा कैरियोटाइप मिलता है। तो जब भी हमें क्रोमोसोम का कैरियोटाइप चाहिए होता है तो हम लोग मेटाफेज के ही
किसको मेटाफेज के ही क्रोमोसोम को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिन इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ हमारा साइक्लिन एसोसिएटेड है? बेसिकली साइक्लिन, हमारे पास साइक्लिन और सीडीकेज होते हैं जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, और ये हमारा माइटोसिस में आएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो हमने कहा हमारी सेल साइकिल में 4 फेजेस हैं, हर फेज के लिए अपने अपने साइक्लिन और सीडीकेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जीवन की बात करें तो जीवन के पास हमारे यहाँ होता है साइक्लिन 4, 6, सीडीके, एक सेकेंड, यस स्पेलिंग गलत हो गया है हमारा, वेट अ सेकेंड गाइस। हम बात कर रहे हैं साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। तो हमने जैसे कहा कि हमारी हर फेज के अंदर अलग अलग साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। जैसे जीवन फेज के अंदर काम करेगा हमारा, एक सेकेंड, यस हमारे जीवन फेज होगी यहाँ पर साइक्लिन डी और सीडीके 4, 6 काम करेगा, ठीक है। देन जीवन टू एस ट्रांजिशन के लिए भी हमारा एक साइक्लिन काम करता है, उसे हम कहेंगे साइक्लिन ई एंड सीडीके 2। देन एस फेज के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, साइक्लिन ई सीडीके, नो ये हो गया, हाँ साइक्लिन ई सीडीके 1 हो गया हमारे पास। देन यहाँ पर होगा हमारे पास साइक्लिन ए सीडीके 1, सीडीके 1, यहाँ पर होगा साइक्लिन सीडीके 1 और साइक्लिन बी, ठीक है। तो ये हमारे साइक्लिन है जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं। और भी अच्छे से कहें तो हमने कहा जीवन फेज के अंदर हमारे पास साइक्लिन डी सीडीके 4 और 6 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। इनिशिएशन ऑफ एस फेज के लिए हमें साइक्लिन ई सीडीके 2 चाहिए होता है। एंड देन हमारी G2 फेज के अंदर हमें चाहिए होता है साइक्लिन ए प्लस में सीडीके 1 का कॉम्प्लेक्स। एंड देन एम फेज के अंदर हमें चाहिए होता है साइक्लिन बी प्लस में सीडीके 1 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा, यस अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें तो सबसे पहला हो गया हमारे पास साइक्लिन डी प्लस सीडीके 4 और 6 का कॉम्प्लेक्स। देन हो गया हमारा साइक्लिन ई प्लस सीडीके 2 का कॉम्प्लेक्स। देन हमारे पास हो गया साइक्लिन ए प्लस सीडीके 2 का कॉम्प्लेक्स। और 4 हो गया हमारे पास साइक्लिन ए प्लस बी और सीडीके 1 का कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी, यस। सो ये यहाँ से करेक्ट कर लेना, ओके राइट। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स है। तो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स हमें चाहिए होते हैं जब सेल का ट्रांजिशन कराना है एक फेज से दूसरी फेज के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें माइटोसिस के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू व्यू डायाकिनेसिस व्हिच ऑफ दीज वुड बी, तो उसे कौन सा यहाँ पर उसके लिए बेस्ट रहेगा अगर उसे डायाकिनेसिस को ऑब्जर्व करना है। तो उसके कंडीशन में उसे फ्लावर बर्ड अगर वो यूज करता है तो ऑफकोर्स उसके लिए बेस्ट मेथड रहेगा टू ऑब्जर्व द डायाकिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व बेस्ट ड्यूरिंग, ये अभी हमने डिस्कस किया था। मेटाफेज हमारी वो स्टेज होती है जहां पर हमें बहुत अच्छे कैरियोटाइप देखने को मिलते हैं। कैरियोटाइप का ही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको हम ईडियोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेटाफेज स्टेज हो जाती है जहां पर हम लोग क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्सिस अकर बिटवीन, ऑलरेडी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर हमें साइनेप्सिस देखने को मिलते हैं। एंड यस 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो जाएगा हमारे पास। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विदाउट बीइंग फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट इनटू, अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। आपको पता है कि जब सेल डिवाइड कर रही है,
सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन के अंदर भी हमें आगे 2 स्टेप देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन तो हो रहा है ना, डीएनए तो डिवाइड कर रहा है। दूसरा हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पेरेंट सेल था, इसको आगे जाके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनानी है। मान लो अगर ये माइटोसिस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जेनेटिक मटेरियल का भी डिवाइड होना जरूरी है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना जरूरी है। लेकिन ये कह रहा है कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो गया, सेल जो थी उसमें न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस तो बन गए, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि एक ही सेल है, कॉमन साइटोप्लाज्म है, बट न्यूक्लियस यहाँ पर क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, नंबर बढ़ गया है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच अकर बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस का सबसे पहला हमारा एक हम कह सकते हैं, मियोसिस का एडवांटेज ओवर माइटोसिस क्या है कि मियोसिस में आपको क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। तो ये किस टाइम पे होता है, विच अकर बिटवीन। तो ऑब्वियसली बात है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए आर चेंज इन। किस स्टेज के अंदर आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम और अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, एस फेज के अंदर हमारा डिवीजन हो रहा है, तो एस फेज के अंदर तो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑब्वियसली बात उसकी हमारा 4 ही हो जा रहा था, है ना। तो हमारा यहाँ पर कौन सा स्टेज होगा, ऑफ कोर्स एनाफेज एंड एस फेज होगा। इंटरफेज में तो होगा नहीं, क्योंकि इंटरफेज में तो हमारी सारी स्टेजेस आती हैं। मेटाफेज एमफेज नहीं बोल सकते हम इसको, यस मेटाफेज और एनाफेज भी नहीं बोल सकते। हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा एनाफेज एंड एस फेज। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। मियोसिस की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पिकाइटिन स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर क्रॉसिंग ओवर हमारा इनिशिएट हो जाता है। वहीं पर तो हमारे क्या बनते हैं, पिकाइटिन में एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर इनिशिएट हो जाता है। जाइगोटीन स्टेज के अंदर हमारा साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट बनता है, टेट्राड की फॉर्मेशन होती है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी पिकाइटिन स्टेज वो होती है जहां पर हमारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की फॉर्मेशन कहाँ होती है, पिकाइटिन के अंदर। जाइगोटीन के अंदर आपको टेट्राड फॉर्मेशन, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, सिनेप्टोनोमियल कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा कहाँ बनेगा, वो भी जाइगोटीन में बनेगा। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंट्रियोल पेयर टू द डॉटर सेल इज कॉल्ड। यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंट्रियोल पेयर टू द डॉटर सेल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, प्लॉन्टिक डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, एस्ट्रल डिवीजन, रिडक्शन। ऑब्वियसली बात है एस्ट्रल डिवीजन हो रहा है ना। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर कहाँ पर अटैच होते हैं, तो जब आप डिवीजन पढ़ते हो ना, तो डिवीजन के अंदर हमारे पास डिस्क शेप स्ट्रक्चर बनती है। उस डिस्क शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है काइनेटोकोर, और इसी काइनेटोकोर से हमारी स्पिंडल फाइबर अटैच होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बेस्ट इज टू ऑब्जर्व शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो ये बोल रहा है कि जब शेप, साइज और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात आए तो मेटाफेज आएगा हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसका सिर्फ और सिर्फ साइज की बात कर रहा हो तो हम एनाफेज के लिए जाएंगे। Which of the following phase in mitosis is in correct order? तो माइटोसिस की बात हो रही है, और माइटोसिस में हमें पता है सबसे पहला हमारा प्रोफेज, देन मेटाफेज, यस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ, नो एंड नो। तो हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है सेल के अंदर, और अमाउंट ऑफ डीएनए के साथ साथ सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है,